प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बूंदी के संगीत के बीए भाग थर्ड के विद्यार्थियों, आज मैं आपको राग और रस के विषय में आपके साथ राग और रस के विषय में चर्चा करेंगे। राग के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं, शास्त्रों में लिखा है, योसो ध्वनि विशेषस्तु स्वरवर्ण विशेषित है, रंजको जन चित्तानाम स च राग उदाहृत है। यानी कि ध्वनि की वो विशेष रचना जो स्वर और वर्ण से विभूषित हो, साथ में लोगों के चित्त का रंजन करती हो, मन का रंजन करती हो। तो जहाँ रंजन शब्द आता है तो वहाँ वो स्वतः ही रस से जुड़ जाता है। स्वर और वर्ण जो तकनीकी शब्द है राग की परिभाषा में, स्वर से तो मतलब जो राग के स्वर हैं, हर राग के अलग अलग स्वर है। किसी में कोई काफ़ी थाट का, कोई कल्याण थाट का राग है, अलग अलग थाटों के राग है जिनके स्वर अलग अलग हैं। और वर्ण लगभग एक जैसे होते हैं, जो कि आप जानते हो। वर्ण मतलब स्वरों को आरोही अवरोही क्रम में या स्थाई, चार तरह के वर्ण हैं: स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। इन वर्णों के हिसाब से जब हम स्वरों को गाते बजाते हैं तो उससे अलंकार का जन्म होता है। तो स्वर से वर्ण, वर्ण से अलंकार, तो ये अलंकार ही रागों को जन्म देने का कारण होते हैं, जिससे कि राग बनती है। और इनका प्रयोग संगीत में अलग अलग प्रकार की लय में किया जाता है। जब हम इन्हीं को मध्य लय या द्रुत लय या विलंबित लय में गाते हैं तो अलंकार ही गाते हैं। बंदिश के स्वरूप के हिसाब से, शैली के हिसाब से उनका प्रयोग किया जाता है। ये जो स्वर और वर्ण हैं, ये इसके तकनीकी पक्ष हैं, लेकिन इन सब का प्रयोग उस तरीके से किया जाए कि उसमें रस की सृष्टि हो। जब तक रस की सृष्टि नहीं होगी तब तक स्वर वर्ण किसी काम के नहीं है। तो इसका सीधा सीधा विधान यही है कि स्वर से वर्ण, वर्ण से अलंकार, और स्वर वर्ण दोनों से मिला करके जब रस की सृष्टि होती है तो रागों का रस से संबंध होता है और रस से भाव का जन्म होता है। शास्त्र में उस स्वर्ण संदर्भ को राग का नाम दिया है जो मधुर स्वर और वर्ण से विभूषित होकर हृदय का रंजन करें। किसी एक स्वर से तब तक भाव या रस की उत्पत्ति नहीं होती तब तक कि उसमें अन्य स्वरों का सहयोग न हो। जब अनेक स्वर मिलकर किसी धुन में बन जाते हैं तो वह धुन रस का संचार करने में समर्थ होती है। इसी धुन को राग कहते हैं। रागों के स्थूल स्वर स्वरूपों के साथ साथ सूक्ष्म रूपों की कल्पना भी की गई है। मनुष्य के हृदय में स्थित भाव जब किसी राग धुन से प्रभावित होकर जागते हैं तब राग से तत्संबंधी रस का संचार होता है। रागों को उनके रस और भाव के अनुसार अनेक श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे दिन और रात्रि के अनुसार निश्चित समय के राग, मनोभावों के अनुसार निश्चित स्वरों के राग, ऋतुओं के अनुसार तारतम्य स्थापित करने वाले राग। ये जैसे आप देखते हैं कि सूर्योदय के पूर्व विभास एवं ललित जैसे राग गाए जाते हैं। सूर्योदय के बाद भैरव और उसके प्रकार गाए जाते हैं। उसके बाद तोड़ी, फिर पूर्वाह्न में बिलावल और उसके प्रकार, मध्याह्न में सारंग और उसके प्रकार, अपराह्न में, दोपहर बाद भीमपलासी, पटदीप आदि राग, संध्या काल में कल्याण और उसके प्रकार गाए जाते हैं। रात्रि के प्रारंभ में पूरिया, मारवा जैसे राग गाए जाते हैं। रात्रि बढ़ने पर बिहाग और उसके प्रकार गाए जाते हैं। मध्य रात्रि को मालकोंस, बागेश्वरी, दरबारी जैसे राग, उत्तर रात्रि को वसंत, परत, सोहनी राग गाए जाते हैं। अब प्रश्न ये है
कि क्या विभास एवं ललित को सूर्योदय के पूर्व ही गाया जाना चाहिए, तभी उसके रस और भाव की सृष्टि होती है। अगर उसको दोपहर को या सायंकालीन समय में गाया जाए तो क्या उसके रस और भावों की सृष्टि नहीं होती है? ये एक प्रश्न है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि उस समय का जो वातावरण है वो कलाकार की और श्रोता की मनस्थिति को प्रभावित करता है। उसी मनस्थिति के अनुरूप फिर रस और भाव की सृष्टि होती है। लेकिन इसमें केवल ये इन रागों के स्वर ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, इसके साथ साथ उस आप जो गायन विधा गा रहे हैं उसकी लय का भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप किस लय में स्वरों का लगाव, स्वर के लगाव का भी महत्व है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे शास्त्रीय संगीत को चूँकि रागों को 24 घंटे के हिसाब से 8 प्रहर के रागों में समय विभाजन भी किया गया है, तो कहीं ना कहीं रागों का संबंध रस और भाव से अवश्य है, ये हमें मानना चाहिए। इसी प्रकार वर्षा में मल्हार और उसके प्रकार, बसंत में बसंत या बहार का प्रचलन है। दरबारी, अड़ाना तथा आसावरी रागों को सिखाते समय उनकी समान स्वरता के कारण उनका पृथक पृथक व्यक्तित्व समझाया गया है। दरबारी राग का प्रौढ़ और धीर गंभीर व्यक्तित्व, अड़ाना का तीखा व्यक्तित्व, आसावरी का कोमल, इस तरह से जो उसके अंदर जो स्वरों का प्रयोग होता है उनकी तीव्रता और कोमलता के आधार पर रागों के रस और भाव की कल्पना की जाती है। मूल रूप से देखा जाए तो यह एक काल्पनिक क्रिया है, किसी राग से रस की सृष्टि करना। जैसे ऐसा भी नहीं है, मालकौंस राग है, मालकौंस राग से आप श्रृंगार रस की भी सृष्टि कर सकते हैं, तो भक्ति रस की भी सृष्टि कर सकते हैं, तो रौद्र रस की भी सृष्टि की जा सकती है। ये आपकी गायन शैली, आपका स्वर लगाव और आपकी लय पर निर्भर करता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन विद्वानों ने चूँकि कुछ रागों के रस और भाव निश्चित किए हुए हैं, तो उनका हमें अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि वो हज़ारों वर्षों की साधना के बाद उन्होंने ऐसा महसूस किया है कि इस राग का ये रस और ये भाव होना चाहिए। रस और भाव को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया है। राग रागनियों के चित्र और राग ध्यान परंपरा भी मध्यकाल में आई थी, जिसमें बहुत सारे राग रागनियों के चित्र आपने देखे होंगे, मालकौंस के, हिंडोल के। तो उसमें जिस तरह का राग का, उसमें राग के वातावरण को, राग के बाह्य वातावरण को स्पष्ट किया है, लेकिन राग के आंतरिक अनुभूति को करने के लिए उसका स्वर लगाव और गायक की परिकल्पना महत्वपूर्ण होती है। राग ध्यान परंपरा, बहुत से रागों के ध्यान लिखे गए हैं, जिसमें किसी न किसी देवी देवता या किसी प्राकृतिक चीज़ की कल्पना की गई है। 16वीं शताब्दी में जब कवियों ने नायक नायिकाओं की कल्पना पर आधारित कविताएं की, तो चित्रकारों ने उन्हें अपने चित्रों में अंकित किया जाने लगा। संगीतकारों ने अपने संगीत द्वारा उनकी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। संगीत के नायक नायिकाओं का राग रागनियों के रूप में अवतरण हो गया। कल्पना के आधार पर ही राग के भावानुसार कवियों ने कविताएं तैयार की और श्लोकों की रचना की। उन्हीं को राग ध्यान या राग रागनियों का स्वरूप बताया है। राग ध्यान माला या राग रागनी चित्रावली नाम से अनेक पुस्तकों का निर्माण हुआ। अलग अलग कलाकारों को रागों द्वारा जैसी अनुभूति हुई, उसी के अनुसार उन्होंने राग ध्यान तैयार किए। ये महत्वपूर्ण बात है, उल्लेखनीय है कि जैसी अनुभूति हुई वैसा ही उन्होंने राग ध्यान तैयार किए। हो सकता है उन कलाकार को जो अनुभूति हुई वो किसी दूसरे कलाकार को न हो, इसलिए एक ही राग के अनेक ध्यान भी मिलते हैं जिनमें कोई समानता नहीं है। तो राग ध्यान परंपरा सबसे पहले मतंग की बृहद्देशी में दिखाई देती है। राग रागनियों के ध्यान की तरह ही राग रागनियों का पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक निरूपण भी वास्तव में हमने पढ़ा है। जो राग रागनी वर्गीकरण है, इसमें राग है और फिर उसके पुत्र है, फिर उसकी पुत्र वधू है। तो ये देखा जाए तो ये कोई वास्तविक अर्थ नहीं रखता है, ये सिर्फ काल्पनिक उपज मात्र है। उत्तर प्रदेश में जिसे राग कहा जाता है उसी को हरियाणा और राजस्थान में रागनी कहा जाता है। जब चंपा और चमेली, रोट और रोटी या बाजरा और बाजरी नर नारी नहीं है, तो किसी धुन में नर और नारी की कल्पना कैसे की जा सकती है। फिर भी प्राचीन काल में जो मान्यता उस युग की स्थिति के अनुरूप थी, आज वो उतनी उस स्थिति में विद्यमान नहीं है। आज का स्वरूप काफ़ी परिवर्तित हो गया है, लेकिन चूंकि शास्त्रों में इन सब का वर्णन है तो हमें इसका अध्ययन करना भी आवश्यक है।
राग रागनी वर्गीकरण के मुख्य रूप से 4 मत प्रचलित हैं: शिव मत, कृष्ण मत, भरत मत और हनुमत मत। शिव मत और कृष्ण मत में 6 राग 36 रागनियों वाला वर्गीकरण होता है। भरत तथा हनुमत मत में 6 राग 30 रागनियों वाला वर्गीकरण, जिनके आधार पर रागों को पुरुष यानी कि नायक और रागनियों को स्त्री यानी नायिका के रूप में चित्रित किया गया है, वर्णित किया गया है। चित्रकला की कांगड़ा, राजपूत, मुगल और दक्षिण शैलियों में शैलीगत विविधता के साथ साथ बड़े आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है, जो भारत तथा विदेशों के अनेक संग्रहालयों में आज भी उपलब्ध है तथा इनमें से रागमाला पेंटिंग्स के नाम से प्रकाशित भी हो चुकी है। अभी वैज्ञानिक कसौटी पर रागों के ध्यान अथवा उनके ध्यान के अनुसार गायन के परिणाम को नहीं जांचा गया है। इसीलिए सैद्धांतिक रूप से राग रागनी वर्गीकरण अथवा संगीत के भाव पक्ष और कला पक्ष पर विचार करते समय हम ठीक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। यह तभी संभव है जबकि भारतीय संगीत में एक रूपता लाई जाए, उसके बिखरे हुए सिद्धांतों को वैज्ञानिक ढंग से समायोजित किया जाए। हर कलाकार हर राग में अलग अपने हिसाब से कल्पनाएं करता है और जो राग उसका प्रादेशिक स्तर पर भी उसका अंतर देखने को मिलता है। पंजाब में अलग तरह का उसी राग का अलग लगाव मिलेगा, राजस्थान में अलग मिलेगा, तो महाराष्ट्र में अलग मिलेगा। अधिकांशतः दरबारी को प्रौढ़, गंभीर और राजसी व्यक्तित्व वाला, जौनपुरी को कोमल करुणायुक्त कामनी के रूप में, तोड़ी को प्रगल्भा नायिका की वेदना मूर्ति के रूप में, मारवा को अपने वेदना पान करने वाले पुरुष के रूप में, मालकोंस को शांत गंभीर सौम्य स्वरूप में, हिंडोल को आवेश युक्त उग्र अद्भुत सुबट समान, खमाज को मुग्धा कामातुर मदमाती नखराली नारी संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार के रूप में प्रस्तुत किया जाए। रागों के राग ध्यान के कुछ उदाहरण भी है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पान की बीरी करे कर एक धरे कर एक सरोज सुभायो, ताल ददे कर बैनु बजावत बोलत है मृदु बोल सुहायो, शीश किरीट लसे पटपीत लाट विराजत टीको बनायो, चंदन चारु शरीर है पंचम राग को रूप जनायो। अब पंचम राग के बारे में वर्णन किया है, उसकी कल्पना की गई कि पान की बीड़ी जैसा उसका शरीर है, एक धरे कर एक सरोज सुभायो। इसी प्रकार हिंदी में और संस्कृत में भी बहुत सारे रागों के श्लोक राग ध्यान लिखे गए हैं। जैसे कृपाण पाणि तिलकम ललाटे सुवर्ण वेशे समरे प्रविष्ट प्रचंड मूर्ति किल रक्त वर्ण है कल्याण नाट है कथितो मुनिंद्रे। संगीत दर्पण का ये एक श्लोक है। इसी प्रकार तुषार कुंदो ज्वल देह यष्टि काश्मीर कर्पूर विलिप्त देहा विनोदयंती हरिणैर वनांते वीणाधरा राजति तोड़ी केयम। तोड़ी राग के बारे में लिखा गया है। मालकोंस का हिंदी में एक मालकोंस नीले बसन श्वेत छरी लिए हाथ मोतियन की माला गरे सकल सखी है साथ। इस तरह से बहुत सारे रूप मिलते हैं रागों के। मुख्य रूप से शंकर भैरव, शंकर भगवान और दुर्गा काली, इस तरह की कल्पनाओं के साथ भी रागों के भाव के अनुसार इस तरह के दोहे और श्लोक ग्रंथों में मिलते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि राग और रस और भाव, रस और भाव के बिना तो किसी राग की कल्पना भी संभव नहीं है। अगर किसी राग में रस और भाव नहीं है तो वो राग हो ही नहीं सकता, क्योंकि रस और भाव होगा तभी वो मनुष्य के हृदय को रंजित करेगा और तभी वो सुनने योग्य कहलाएगी। अब उसमें कर्णप्रियता, उसके कई नाम दे रखे हैं, सुमधुर, कर्णप्रिय, कई तरह के उसमें उपाबंध दे रखे हैं शास्त्रों में। तो ये राग और रस को संक्षिप्त रूप में मैंने आपको यह समझाया है। संगीत विशारद जो ग्रंथ है उसमें पेज संख्या 543 पर रागों का रस एवं भावों से संबंध पर लिखा हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं और मैं आपको इसकी PDF अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी देखें। ये आपका राग और रस से संबंधित टॉपिक है। अब BA पार्ट 3 के जितने भी टॉपिक है वो सब जो मैंने समझाने और समझने वाले टॉपिक थे वो सब मैंने टेक्निकल टॉपिक्स को आपको विस्तार से बता दिया है, सब पे लेक्चर डाल दिए हैं। अगर
इनके अलावा आप और किसी टॉपिक पर बात करना चाहे या सुनना चाहे या कुछ मैटर आपको चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। धन्यवाद।